टोयोटा गाड़ियों की कीमतों में 2,80,000 से 13.5 लाख तक का इजाफा। टोयोटा यारिस 1300 सीसी M2 की कीमत में 2,80,000 का इजाफा हो गया। टोयोटा यारिस 1300 सीसी M2 की कीमत 38,19,000 हो गई। टोयोटा यारिस 1300 सीसी CVT की 40,69,000 हो गई। करोला 1600 सीसी MT की कीमत में 3,70,000 का इजाफा। करोला 1600 सीसी MT की कीमत में 45,69,000 हो गई। करोला 1800 सीसी CVT SR की कीमत में 4,60,000 का इजाफा। फॉर्च्यूनर की कीमतों में 13,50,000 तक का इजाफा किया गया। आपको बता रहे हैं टोयोटा गाड़ियों की कीमतों में 2,80,000 से 13.5 लाख तक का इजाफा हो गया है। टोयोटा यारिस 1300 सीसी MT की कीमत में 2,80,000 का इजाफा हुआ। टोयोटा यारिस 1300 सीसी MT की कीमत 38,19,000 हो गई। टोयोटा यारिस 1300 सीसी CVT 40,69,000 की हो गई। करोला 1600 सीसी MT की कीमत में 3,70,000 का इजाफा हुआ। करोला 1600 सीसी MT की कीमत 45,69,000 हो गई। करोला 1800 सीसी CVT SR की कीमत में 4,60,000 का इजाफा हुआ। फॉर्च्यूनर की कीमतों में 13,50,000 तक का इजाफा किया गया। आपको बता रहे हैं, खबर है गाड़ियों की कीमतों के हवाले से। टोयोटा गाड़ियों की कीमतों में 2,80,000 से 13.5 लाख तक का इजाफा हो चुका है। टोयोटा यारिस 1300 सीसी MT की कीमत में 2,80,000 का इजाफा हुआ है। इसी हवाले से हमारे साथ शहजाद खान अब्दाली हैं, मजीद इनसे तफसीलात जानते हैं। जी सर, बताइएगा। बिल्कुल, टोयोटा कंपनी की जानिब से गाड़ियों की कीमतों में 2,80,000 रुपए से लेकर 13.5 लाख रुपए तक का इजाफा कर दिया गया है। 12 जनवरी से इस इजाफे का इतलाक किया गया है, जिसके मुताबिक टोयोटा यारिस 1300 सीसी MT 2,80,000 इजाफे से 38,19,000 रुपए में मिलेगी। इसी रेंज में दूसरी गाड़ी यारिस 1300 सीसी CVT 40,69,000 रुपए की हो चुकी है, जबकि यारिस 1300 सीसी HMT 3,39,000 इजाफे से 40,39,000 रुपए की मिलेगी। और 1500 सीसी कैटेगरी में CMT 3,30,000 इजाफे से 43,39,000 रुपए की मिल सकेगी, जबकि CVT 3,50,000 इजाफे से 40,09,000 रुपए में दस्तयाब होगी। और 1600 सीसी की कैटेगरी में CMT 3,70,000 रुपए इजाफे से 45,69,000 रुपए की मिलेगी। और करोला 1800 सीसी की गाड़ी जो है वो SR बल्क 4,60,000 इजाफे से 62,09,000 रुपए की मिल सकेगी, जबकि जो मुख्तलिफ इकसाम की फॉर्च्यूनर्स हैं इनकी कीमतों में 13,50,000 रुपए का इजाफा रिकॉर्ड किया जा रहा है। जी शहजाद खान अब्दाली, बहुत शुक्रिया आपका अपडेट करने के लिए। पंजाब असम्बली तहलील 90 रोज में पंजाब असम्बली के लिए इंतखाबात होगा। साबिक जिले सदर तहरीक इंसाफ और चेयरमैन PHA एजाज हुसैन जंजुआ का PP 215 से इलेक्शन लड़ने का ऐलान। कहते हैं मौजूदा मेंबरान असम्बली में से जिसको टिकट ना मिला वो पार्टी छोड़ देगा। मजीद जानते हैं जुनैद अनवर से। जी जुनैद अनवर, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, पंजाब असम्बली तहलील वज़ीर आला की जानिब से गवर्नर को असम्बली जो है वो लिख दी गई है। उसके बाद जो है हल्का बंदियों पर इस वक्त जो है वो पार्टियों की जानिब से फोकस किया जा रहा है। तहरीक इंसाफ के लिए मुल्तान के अंदर ज़्यादा मसाइल पैदा होते दिखाई दे रहे हैं। इस वक्त जो है चेयरमैन PHA एजाज जंजुआ जो कि तहरीक इंसाफ के साबिक ज़िले सदर और मुल्तान के अंदर पार्टी फाउंडर भी हैं, उनकी जानिब से भी इलेक्शन लड़ने का ऐलान कर दिया है। PP 215 से हमारे साथ मौजूद से बात करेंगे। ये देखें, हर बार हमने कोशिश की और जिस तरह पार्टी का फैसला हुआ हमने उसके आगे सरेंडर भी किया, लेकिन इस बार खान साहब कभी जो मेरी मुलाकात भी हुई, खान साहब ने भी कहा कि मैं अपने कारकुनों को लाजमी हर हालत में एडजस्ट करूंगा और जो इस वक्त मसाइल बने हैं तो इस वक्त मेरे ख्याल में उनको ज़रूरत भी है ऐसे कारकुन आए सामने जो डट के खड़े हों और मैदान में लड़ें भी सही। और हमने 3 दफ़ा अगर टिकट नहीं भी मिली तो हम पार्टी के साथ खड़े रहे। और मैं अब भी कहता हूँ, अभी भी जो लोग हमारे साथ खड़े हैं, अगर आप एक दफ़ा भी उनको कह दें कि आपको टिकट हम नहीं दे रहे, तो आप देखें कि शायद 1 घंटे बाद ही दूसरी पार्टियों से उनकी मुलाकातें और सिलसिले शुरू हो जाएंगे। और मुझे अब भी पता है काफ़ी सारे लोगों के अब भी राब्ते हैं जिनको थोड़ा सा भी शक है कि हमें शायद टिकट ना मिले, मुख्तलिफ पार्टियों से अब भी राब्ते में हैं। जी बिल्कुल, चेयरमैन PHA एजाज जंजुआ का कहना है कि वो सूबाई हल्का 215 से इलेक्शन लड़ेंगे। साथ साथ उनका ये भी कहना था कि उन्होंने पार्टी को बतौर ज़िले सदर जो है वो मुल्तान से 6 कौमी नशिस्तों पर जो है वो कामयाबी हासिल करते हुए मुल्तान से क्लीन स्वीप किया। अब उनका हक बनता है कि उनको पार्टी की जानिब से सूबाई हल्का 215 से। जी जुनैद अनवर, बहुत शुक्रिया आपका।
पंजाब असम्बली तहलील करने के हवाले से असम्बली गवर्नर पंजाब को पेश। साबिक लीगी MPA और सिटी सदर मुस्लिम लीग नून सैयद अब्दुल अलीम शाह की रोही से गुफ्तगू, इनका क्या कहना था, आइए आपको सुनवाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इमरान खान साहब को इक़्तिदार के बगैर सुकून नहीं आता। 4 साल पाकिस्तान का बेड़ा गर्क किया उन्होंने, और जब अब दुनिया की सतह पर हुकूमत को तस्लीम किया जा रहा था और मुल्क की हालात को बेहतर करने की तरफ जा रहे थे, तो उनसे वो बर्दाश्त नहीं हो रहा था। हमारी कोशिश थी कि असम्बलियां अपनी मुद्दत पूरी कर लें और 2023 के अंदर इलेक्शन हो जाए, लेकिन अगर खान साहब की ख्वाहिश यही है कि सूबाई असम्बलियों के इलेक्शन पहले हों और कौमी असम्बली के इलेक्शन बाद में हों, तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून तैयार है इस बात के लिए। हमें कोई इस पर टेंशन नहीं है, और इंशाअल्लाह ताला इलेक्शन में हम साबित करेंगे और लोगों को बताएंगे। लोगों को पता लगना भी शुरू हो गया है कि 3 साल 7 महीने की जो कारकर्दगी थी और जो इन्होंने सूरत-ए-हाल पैदा पाकिस्तान में की थी। थैलेसीमिया की मर्ज बच्चों के लिए मुल्तान में पहली बार स्कूल बना दिया गया। बच्चों को स्कूल में मुफ्त तालीम और किताबें फराहम की जाएंगी। तफसीलात अलिशबा से जानते हैं। जी बिल्कुल, मुल्तान में पहली बार हादिया फाउंडेशन की जानिब से थैलेसीमिया के शिकार बच्चों के लिए स्कूल ओपन किया गया है। इस वक्त मैं क्लासरूम में ही मौजूद हूं, बच्चों की क्लास भी जारी है। सबसे पहले बच्चों से बात कर लेते हैं कि उन्हें कैसा महसूस हो रहा है स्कूल में आकर। पहली दफ़ा ये स्कूल में आए हैं, अव्वल तो इनका ट्रीटमेंट जारी रहता था और ट्रीटमेंट से घर, हॉस्पिटल से घर और घर से हॉस्पिटल तक की इनकी रूटीन थी। बताओ कैसा लग रहा है? यहाँ पर हम आते हैं और पढ़ाई वगैरह करते हैं। घर में पहले फ्री रहते थे और ट्रीटमेंट करवाने के लिए जाते थे, बहुत बोरिंग महसूस होती थी। यहाँ पर हम दोस्त वगैरह सब कुछ मिला है और हम अच्छे से लाइफ गुजार रहे हैं। हादिया फाउंडेशन का बहुत बहुत शुक्रिया। आप क्या कहना चाहोगी? दोस्त वगैरह मिल गए, मज़ा आ रहा है? बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है। मतलब घर में तो फ्री बैठे रहते थे, बोर होते थे, सिर्फ हॉस्पिटल तक जाते थे। और यहाँ पर आर्ट क्लास भी है, पायलट की क्लास भी होती है, उसके अलावा पढ़ाई भी होती है, बहुत मज़ा आता है। जी बिल्कुल, बच्चों के लिए जो स्कूल ओपन किया गया है, बिल्कुल मुफ्त तालीम इनको दी जा रही है। यहाँ पे साथ में वोकेशनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट भी है, जहाँ पे बच्चियों को सिखाई भी जाती है मेहंदी लगाना और दूसरी एक्टिविटीज़। यहाँ के असातिज़ा मेरे साथ मौजूद हैं, इनसे भी बात कर लेते हैं कि आप मुझे बताएं कि बच्चों को कैसे तालीम दे रही हैं, कितना चैलेंजिंग है और इन बच्चों के लिए कितना अच्छा है। इस स्कूल बनाने का मकसद यही था कि इन बच्चों को ये रियलाइज़ करवाना था कि ये किसी इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स में मुब्तला ना हो, कि ये बच्चे खुद को किसी भी तरह से दूसरों से कमतर समझें। न सिर्फ ये एजुकेटेड हों बल्कि ये स्किल्ड भी हों। इनके पसंद को मद्देनज़र रखते हुए यहाँ पर ये वोकेशनल क्लास स्टार्ट की गई है। साथ कुरान पाक की तालीम को भी लाजमी थी, तो उसके लिए भी टीचर आती हैं, इनकी एक बाकायदा क्लास होती है कुरान की। जी बिल्कुल, थैलेसीमिया के शिकार जो बच्चे हैं उनके लिए स्कूल किसी नेमत से कम नहीं है। मुल्तान में पहली दफ़ा ये स्कूल खोला गया है और यहाँ पे मुफ्त तालीम दी जा रही है। जितने भी थैलेसीमिया के शिकार बच्चे हैं और बच्चियाँ हैं वो यहाँ पर आके एडमिशन भी ले सकते हैं और उनको। अलिशबा, आपका बहुत शुक्रिया, आप तफसीलात से आगाह कर रही थी। खबर शामिल करते और आपको बताते हैं डिस्ट्रिक्ट प्रेस क्लब मियांवाली के इलेक्शन, उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी का मराहला मुकम्मल हो गया। गुलशेर खान सदर डॉक्टर इशफाक अहमद जनरल सेक्रेटरी का इलेक्शन लड़ रहे हैं। दूसरी जानिब सदारत के लिए राना अमजद इकबाल मदे मुकाबिल। इस बारे में मजीद बात करते हैं अख्तर मिजाज से। अख्तर मिजाज से हमारा राब्ता मुनक़ता हो गया है, आपको अपडेट कर रहे हैं। डिस्ट्रिक्ट प्रेस क्लब मियांवाली के इलेक्शन, उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी का मरहला मुकम्मल हो चुका है। गुलशेर खान सदर डॉक्टर इशफाक अहमद जनरल सेक्रेटरी का इलेक्शन लड़ रहे हैं। दूसरी जानिब सदारत के लिए राना अमजद इकबाल मदे मुकाबिल होंगे। अपने नाजरीन को अहम खबर से आगाह कर रहे हैं। खबर है डिस्ट्रिक्ट बार के हवाले से। डिस्ट्रिक्ट प्रेस क्लब मियांवाली के इलेक्शन, उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी का मरहला मुकम्मल हो चुका है। गुलशेर खान सदर डॉक्टर इशफाक अहमद जनरल सेक्रेटरी का इलेक्शन लड़ रहे हैं। डिस्ट्रिक्ट प्रेस क्लब मियांवाली के इलेक्शन, उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी का मरहला मुकम्मल हो गया। कल शेख खान सदर डॉक्टर इशफाक अहमद जनरल सेक्रेटरी का इलेक्शन लड़ रहे हैं। दूसरी जानिब सदारत के लिए राना अमजद इकबाल मद्दे मुकाबिल हैं। इसी हवाले से मजीद अपडेट करेंगे अख्तर मिजाज। जी बिल्कुल, डिस्ट्रिक्ट प्रेस क्लब मियांवाली के इलेक्शन 2023 के सिलसिला में कागजात नामजदगी का प्रोसेस जारी है और इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं इलेक्शन कमेटी के चेयरमैन मलिक नेक मोहम्मद एडवोकेट साहब। आपसे इस सवाल से बात करते हैं। सर बताइएगा, इस वक्त तक कितने लोगों ने कागजात जमा कराए? कागजात नामजदगी 2 पैनल ने जमा कराए हैं। एक पैनल में राना अमजद इकबाल चेयरमैन और ज़ियाउल्लाह खान जनरल सेक्रेटरी, दूसरे पैनल में जनाब गुलशेर खान और उनके सेक्रेटरी हैं इशफाक अहमद। हमारी ये कोशिश है कि इलेक्शन मुनसिफाना और गैर जानबदाराना और शफाफ हो।
मेरी ये कोशिश होगी कि आइन और कानून के मुताबिक जो काम होगा वही किया जाएगा, और दोनों पार्टियों को एतबार है हमारे पर कि हम जो भी करेंगे ठीक करेंगे। सर ये भी बताइएगा कि ये इन दरखास्तों की जांच पड़ताल कब तक होगी और इलेक्शन कब होने जा रहा है? कागजात नामजद की जांच पड़ताल कल 12 बजे से लेकर 3 बजे तक है। उसके बाद परसों इलेक्शन होगा सुबह 9 से लेकर 4 बजे तक, और फाइनल लिस्ट भी हम कल शाये कर देंगे। जी बिल्कुल, जैसा कि आपने सुना कि फाइनल लिस्ट कल शाये की जाएगी और जांच पड़ताल के बाद परसों इलेक्शन होने जा रहा है। जोड़ तोड़ का सिलसिला जारी है। अब देखना यह है कि डिस्ट्रिक्ट प्रेस क्लब मियां वाली का जो चेयरमैन का सेहरा है किसके साथ सजदा है। राना अमजद इकबाल और गुलशेर खान जो हैं। अख्तर मजाज, बहुत शुक्रिया आपका अपडेट करने के लिए। रंगपुर में बेनज़ीर इनकम सपोर्ट के तहत मिलने वाली इमदादी रकूम का हिस्सा मुश्किल करार दे दिया गया। इमदादी रकम ना मिलने से ख़वातीन परेशानी का शिकार। मुतल्लिका बैंक का लिंक डाउन होने से रकूम का हसूल मुश्किल हो गया। तफसीलात बता रहे हैं राना परवेज अख्तर। आज ही बिल्कुल रंगपुर में बेनज़ीर इनकम सपोर्ट्स प्रोग्राम के तहत मिलने वाली रकम के असूल के लिए जो है ख़वातीन यहाँ पर ज़मीन पर बैठने पर मजबूर है। मुतल्लिका बैंक का जो लिंक है वो डाउन होने की वजह से ख़वातीन को जो है वो रकम के असूल के लिए जो है वो परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। 4 रोज़ से ख़वातीन जो है वो पैसों के असूल के लिए आती है, मगर खाली हाथ जो है वापस शाम को घरों को लौट जाती है। बात करने के लिए कोई ख़वातीन यहाँ पर मौजूद है, इनसे जानते हैं। बीबी बताइएगा कि पैसे नहीं मिल रहे, रकूम में जो है सर्विस का भी मामला आ रहा है, क्या मामला सवेर को दूर दूर वाने 500 सारा किराया लाग वेंदा है। शाम सुबह को वाने शाम को वे निके निके बच्चे से नाल चाहिए वेंदे घर बहुत सारा सफर है। जमीन ते बाय के सर्दी में हट वेने हैं। बड़ा सफर डोड़ा सा को 3000 सारा किराया लागे, पैसा को अजर नहीं मिले। बड़ी मेहरबानी करो। आज आप क्या कहेंगे कि पैसे नहीं मिल रहे, क्या क्या परेशानी का सामना करना पड़ रहा है? जी असां बीमार हैं, मरीज हैं, असां इतने बाय बाय के उठी वने सर्विस काम में कोई समय जमीन ते ठाठ ठार के चौथी पंजवीं दिहाड़ी असां ते भां ते हट वने हैं। चौथा पंजवा दे हैं असां आने हैं सुबह को ला दे शाम थोड़ी बाय बाय के बच्चे बीमार हैं, घर नहीं पता असां इतने बाय बाय हुकूमत इमदाद करें दी पे, दलील करें दी पे, इस नाल ना देवे इमदाद। छोटे बच्चे घर हैं, बुखार है बहुत सारा उन्होंने। जी ख़वातीन का कहना है कि 4 रोज़ से जो है वो रोज़ पैसों के असूल के लिए यहाँ पर आते हैं, मगर मुतल्लिका बैंक का लिंक डाउन होने की वजह से जो है वो रकूम हासिल नहीं कर पा रही। इनका कहना है कि हुकूमत जो है वो जल्द से जल्द जो है वो यहाँ पर सहूलियत फराहम करे। मुतल्लिका बैंक का लिंक। राना परवेज आपका बहुत शुक्रिया। रेल का पहिया वक्त की पाबंदी से आ रही तेज काम समेत कई ट्रेनें घंटों ताखीर का शिकार। खैबर मेल एक्सप्रेस 2 घंटे और हज़ारा एक्सप्रेस 3 घंटे लेट। मुसाफिर इंतजार की सूली पर लटकने पर मजबूर। इस हवाले से मजीद जानते हैं बिलाल यूनुस से। जी बताइएगा, मुसाफिरों को किन परेशानी का सामना करना पड़ रहा है? जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ मुल्तान रेलवे स्टेशन पर। यहाँ पर धुंध के बायस कई घंटे ट्रेनें ताख़ीर का शिकार हैं, जिसमें अप एंड डाउन ट्रेनें ताख़ीर का शिकार होने के बायस जो रेलवे स्टेशन पर आए मुसाफिर हैं वो कई घंटे इंतज़ार करने के बावजूद ज़लीलो ख़वार होने लगे हैं। मुसाफिरों को परेशानी का सामना भी है। अगर मैं बात करूं रेलवे स्टेशन पर ट्रेनों के हवाले से, जिसमें कराची तक रावलपिंडी जाने वाली तेज़गाम एक्सप्रेस वो 4 घंटे ताख़ीर का शिकार है। इसी तरह कराची तक पेशावर जाने वाली खैबर मिल एक्सप्रेस 3 घंटे ताख़ीर का शिकार है। इसी तरह डाउन ट्रैक पर अगर बात की जाए तो हज़ारा एक्सप्रेस 4 घंटे ताख़ीर का शिकार है। अगर बात कर ली जाए ट्रेनों की तो ट्रेनें भी ताख़ीर का शिकार है। और इसके साथ अगर रेलवे स्टेशन पर सफाई की बात की जाए या ट्रेनों के अंदर सफाई की बात की जाए तो वो भी सफाई सुथराई का भी निज़ाम नहीं है। हमारे साथ मुसाफिर मौजूद हैं जो सुबह से यहाँ रेलवे स्टेशन पर आए हुए हैं, इनसे जान लेते हैं इनका क्या कहना है। सुबह के आए हुए हैं, ट्रेन के इंतज़ार में अभी तक ट्रेनें नहीं पहुँची। सफाई सुथरी का इंतज़ाम तो बिल्कुल ही अंदर नाकास इंतज़ाम होया पड़ा है, कोई सफाई नहीं है, कुछ भी नहीं है, बहुत बुरे हालात हैं। और ट्रेन के इंतज़ार में बैठे हैं सुबह के, वो दिलासे दे जा रहे हैं जी गाड़ी अभी आ जाएगी, घंटे बाद आ जाएगी, लेकिन अभी तक गाड़ी का कोई नामो निशान का। अच्छा, प्रॉपर गाइड नहीं किया जा रहा? नहीं, प्रॉपर गाइड कोई भी सही टाइम नहीं बताता। किसी से पूछो, कोई कहता है 3 बजे आ रहे, कोई कहता है कि 2:30 बजे आ रहे, कोई टाइम सही नहीं बता रहा। इसी वजह से परेशान बैठे हैं भाईजान। हुकूमत से रिक्वेस्ट करते हैं कि इसका कुछ हल निकालें। से नालाम भी दिखाई देते हैं और इनका कहना है कि कोई प्रॉपर हमें टाइम नहीं बताता रेलवे स्टेशन पर। सुबह से आए हुए ज़लीलो ख़वार हो रहे हैं रेलवे स्टेशन, और इनका कहना है कि ना ही तो कोई यहाँ पर सफाई का कोई प्रॉपर निज़ाम है हुकूमत से और वफाकी मिनिस्टर। राना बिलाल, बहुत शुक्रिया, आप हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे।
محکمہ ایکسائز کے سمارٹ کارڈ شہریوں کے لیے درد سر بن گئے۔ سیکریٹری ایکسائز کے دورے نے IT افسران کی پول کھول دی۔ سمارٹ کارڈز کی تیاری کا ڈیٹا متعلقہ کمپنی کو فراہم کرنے میں تاخیر۔ رجسٹریشن اور ٹرانسفر کے باوجود 50,000 کارڈز کا ڈیٹا ہی سسٹم میں موجود نہیں۔ 1 لاکھ کے زائد کارڈز کا ڈیٹا سسٹم میں زیر التوا ہے۔ ذرائع کے مطابق آن لائن ڈیٹا آنے کے باوجود متعلقہ کمپنی کو سسٹم میں شو نہیں ہوتا۔ ڈی جی خان کی ترقیاتی اسکیموں پر پیش رفت بارے جائزہ اجلاس ہوا۔ پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ بورڈ کے ڈائریکٹر سلمان افتخار شامی کی خصوصی شرکت۔ ADC RO طیب خان ڈائریکٹر ڈیولپمنٹ وسیم اختر شریک۔ اجلاس کا مقصد اسکیموں میں پیش رفت کا جائزہ اور مسائل کو حل کرنا ہے۔ DG تمام اسکیموں میں ورکنگ سٹائل کے پلان پر عمل کیا جائے گا۔ حکومت پنجاب کے شہر میں پڑے خالی پلاٹ سے بھی آمدنی۔ خالی پلاٹس کے مالکان سے ٹیکسز وصول کے لیے کام شروع۔ ڈائریکٹر ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن عبداللہ جلبانی کا کہنا ہے کہ حکومت پنجاب نے 2 سال قبل ٹیکسز لگایا تھا۔ اس حوالے سے مزید جانتے ہیں رضا ملک سے۔ جی بالکل، شہر میں اور شہر میں جو ہاؤسنگ اسکیمز ہیں ان میں جو خالی پلاٹ ہیں ان پر پنجاب حکومت کی طرف سے جو ٹیکس عائد کیا گیا ہے، ایکسائز ڈپارٹمنٹ کی طرف سے اس ٹیکس وصولی کے لیے اقدامات جو ہیں وہ شروع کر دیے گئے ہیں۔ ابتدائی ڈیٹا جو ہے وہ مرتب کر لیا گیا ہے۔ جو خالی پلاٹ ہاؤسنگ اسکیم جو پڑے ہیں اب ان پر بھی ٹیکس ادا کرنا ہوگا شہریوں کو۔ اس حوالے سے ہمارے ساتھ موجود ہے ڈائریکٹر ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن عبداللہ صاحب۔ جی عبداللہ صاحب، کس طرح کا ٹیکس ہے اور اس کی وصولی کب سے شروع ہو رہی ہے؟ جی یہ ٹیکس پچھلے 2 سال سے ہم وصول کروا رہے ہیں۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ جو خالی پلاٹ جن کی پوزیشن اونرز نے لے لی ہے لیکن انہوں نے وہاں پہ کنسٹرکشن نہیں کی، گھر نہیں بنائے اور صرف ٹریڈنگ ہی کر رہے ہیں، تو ان اوپن پلاٹس کے اوپر گورنمنٹ نے ٹیکس لگایا ہے، جس کے لیے ہم متعلقہ سوسائٹی سے اونر کا ڈیٹا اکٹھا کر رہے ہیں اور ہماری جو ڈیٹا بیس ہے اس میں وہ انٹر کیے جا رہے ہیں اور ان پلاٹوں کی تشخیص کی جا رہی ہے اور اس کمپین پہ بھرپور طریقے سے کام کیا جا رہا ہے۔ اب تک کتنے پلاٹس جو ہیں وہ جو ہے اس حوالے سے اس ڈیٹا بیس میں شامل کیے گئے ہیں اور جن سے ٹیکس وصول کیا جائے گا؟ جی تقریباً 18,000 کے قریب پلاٹ کی انفارمیشن ہم نے ڈیٹا بیس میں انٹر کر دی ہے، جس میں 10,000 کے قریب پلاٹ جو ہے وہ رحیم یار خان میں ہے، 5,000 بہاولپور میں اور 3,000 باول نگر میں ہے، اور مزید جو پلاٹس ہیں وہ کافی تعداد میں ان کی انفارمیشن ہم نے سوسائٹی سے گیدر کر لی ہے اور ان کو بھی ہم انٹر کرتے جا رہے ہیں، اور جو متعلقہ مالکان ہیں وہ بھی ہمارے دفتر میں اپنا پلاٹوں کا ڈیٹا جو ہے وہ چیک کروا سکتے ہیں۔ جی بالکل، جو مالکان ہیں وہ بھی اپنا ڈیٹا چیک کروا سکتے ہیں، جس کے بعد یہ جو ہے وہ ٹیکس کے حوالے سے جو نوٹسز جاری کرنے کا جو سلسلہ ہے وہ باقاعدہ طور پر شروع کر دیا جائے گا۔ 18,000 سے زائد ایسے پلاٹس۔ رضا ملک آپ کا شکریہ۔ کمشنر DG خان خالد منظور کا تحصیل کوٹ چھٹا کا دورہ۔ کمشنر نے ڈیجیٹل سینٹر 2023 کے لیے سپروائزر شمار کنندگان کی ٹریننگ کا جائزہ لیا۔ اسسٹنٹ کمشنر اصغر اقبال لگائی سمیت ایجوکیشن اور دیگر افسران کمشنر کے ہمراہ۔ اس حوالے سے مزید جانتے ہیں رانا محمد سلیم سے۔ جی بتائیے گا۔ جی بالکل، ملک بھر کی طرح تحصیل کوٹ چھٹا میں بھی سینسس 2023 کی ٹریننگ کا سلسلہ جاری ہے، اور اس حوالے سے آج تحصیل کوٹ چھٹا میں کمشنر ڈیرہ غازی خان خالد منظور نے جو ہے سینٹر کا یہاں پر وزٹ کیا ہے اور سپروائزر اور شمار کنندگان کی جو ٹریننگ کی جا رہی ہے اس کا جائزہ لیا ہے۔ کمشنر خالد منظور ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے مزید جان لیتے ہیں۔ سر ٹریننگ کا سلسلہ جاری ہے، کیا کہیں گے سینسس کے حوالے سے؟ ٹریننگ یہاں پہ بھی تحصیل کوٹ چھٹا میں بھی جاری ہے، جس طرح پوری ڈویژن میں یہ سلسلہ چل رہا ہے۔ یہ تیسرا مرحلہ ہے ٹریننگ کا، جس میں انیمیریٹرز کو ٹرینڈ کیا جا رہا ہے، اور انیمیریٹرز کی ٹریننگ بھی 3 فیزز میں ہے، اور اب یہ سیکنڈ فیز جو ہے یہ چل رہا ہے۔ تو آپ کے علم میں ہے کہ یہ پہلی دفعہ ڈیجیٹل سینسس ہونے جا رہی ہے، اور ڈیجیٹل سینسس جو ہے اس کی جو نیڈز ہیں وہ بھی مختلف ہیں۔ اس میں جو انیمیریٹرز ہیں ان کو ٹیبز دی جائیں گی، اور ظاہر ہے ٹیب کو چلانے کے لیے اور پھر اس کو آپریٹ کرنے کے لیے ایک باقاعدہ پراپر ٹریننگ کی ضرورت ہے، اور ٹریننگ کی انہی ضروریات کو مد نظر رکھتے ہوئے یہاں انہیں ٹرینڈ کیا جا رہا ہے، تاکہ فیلڈ میں جب یہ لوگ اپنا فیلڈ آپریشن شروع کریں گے 1 فروری سے تو انہیں کوئی دقت پیش نہ آئے۔ اور پوری ڈویژن میں 38 وینیوز ہیں جہاں پہ یہ ٹریننگ کا عمل چل رہا ہے، اور یہ 21 جنوری تک مکمل ہو جائے گا، اور اس کے بعد پھر
दूसरे मराहल इसके शुरू हो जाएंगे। जी बिल्कुल, कमिश्नर डेरा गाजी खान खालिद मंजूर का यही कहना है कि पहली डिजिटल मरदमशुमारी है और इस आप हमें अपडेट कर रहे थे। राना मोहम्मद सलीम, बहुत शुक्रिया आपका। डायरेक्टर जनरल वाइल्ड एंड फिशरीज जनूबी पंजाब डॉक्टर अजहर महमूद छट्टा के ज़ेरे फिशरीज अफसरान का इजलास हुआ। इजलास में जनूबी पंजाब के डिप्टी डायरेक्टर, असिस्टेंट डायरेक्टर फिशरीज और दीगर वाइल्ड अफसरान की शिरकत। मज़ीद तफसीलात जानते हैं अली रियाज से। जी अली, बताइएगा। बिल्कुल, डायरेक्टर जनरल वाइल्ड लाइफ एंड फिशरीज जनूबी पंजाब डॉक्टर अंसर महमूद चट्टा की जानिब से आज जो है फिशरीज़ के हवाले से ब्रीफिंग ली गई है, जिसमें जनूबी पंजाब के हवाले से अगर बात की जाए तो डिप्टी डायरेक्टर फिशरीज़, असिस्टेंट डायरेक्टर फिशरीज़, हैचरीज़ के साथ साथ फिशरीज़ डिपार्टमेंट से मुतल्लिक़ तमाम तरह अफसरान ने शिरकत की, जिसका मकसद ये था कि साल 2023 और 24 के हवाले से जो कि ख़ास तौर पर डायरेक्टरेट बनाने का मकसद है जनूबी पंजाब में कि यहाँ के ज़रूरियात के मुताबिक पॉलिसी बनाया जाए, ऐसे तरक्याती काम और मनसूबा साजी की जाए कि इस खिते की आवाम को फ़ायदा पहुँचे। तो आज के इजलास में कौन कौन सी अहम चीज़ें हैं जो डिस्कस की गई हैं, क्या हिकमत अमली बनाए गए आने वाले दिनों में 23-24 के हवाले से जो प्लान्स होंगे, क्या क्या होंगे, तफसीलात जानते हैं मेरे डॉक्टर साहब ने डिस्कस किया और ये फैसला किया कि यहाँ मुल्तान में साउथ पंजाब के लिए एक फिशरीज इंफॉर्मेशन सेंटर बनाया जाए ताकि यहाँ के फार्मर्स को वन विंडो ऑपरेशन के तहत एक सहूलत मुहैया की जा सके। इसके अलावा हमारी कोई 8 के करीब हैचरीज हैं साउथ पंजाब में, उन सब को फर्दन उनका जायज़ा लिया गया। उन तमाम के अफसरान यहाँ मौजूद थे और उनसे ये डिस्कस किया गया कि वहाँ पे क्या क्या कमियाँ हैं जो अभी पाई जाती हैं, मिसिंग फैसिलिटीज़ जिनमें हम कह सकते हैं, ताकि उनको बेहतर बना के उसकी कैपेसिटी प्रोडक्शन सीड की, फिश सीड की ली जा सके और फार्मर्स को अच्छा और बेहतर मेयारी सीड उनकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक मुहैया की जा सके। तीसरे नंबर पे हमने देखा कि तौसा जैसा नया ज़िला बन गया है और वहाँ पे फ़िश फार्मिंग भी बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रही है, तो वहाँ पे एक हैचरी, नई फ़िश हैचरी बनाने का जो जदीद जो अक़साम तलापिया और पंगाशियत मछली है मुतारफ़ कराई जा रही हैं, इनके हवाले से एक जदीद एक हैचरी वहाँ पे बनाई जाए। जनूबी पंजाब का पहला जो फिशरीज़ इंफॉर्मेशन सेंटर है वो बनाने जा रहे हैं। इसके साथ साथ ज़िला तौसा के हवाले से वहाँ पर भी फार्म बनाए जाएंगे और जो जनूबी पंजाब में हैचरीज़ हैं उनको भी अपग्रेड किया जाएगा। अली रियाज, बहुत शुक्रिया आपका। महकमा खजाना का अहसन इकदाम, स्कूलों में बच्चियों को वजीफा देने के लिए 1 अरब 38 करोड़ रुपए जारी कर दिए। स्कूलों में नई दाखिल होने वाली बच्चियों को वजीफा मिलेगा। पंजाब के स्कूलों को ऑपरेशनल अखराजात के लिए 3 अरब 70 करोड़ रुपए जारी कर दिए। फोर्ट मनरो की खूबसूरती में इजाफे और सयाहतों के लिए खुशखबरी। कदीमी कबायली सकाफत को उजागर करने के लिए कल्चरल सेंटर और लाइब्रेरी के क़याम के लिए अमली इक़दामात का आगाज़ कर दिया गया। इसी हवाले से मज़ीद जानते हैं अपने नुमाइंदे अली मूसा रजा से। जी अली, बताइएगा क्या तफसीलात हैं। पंजाब के मरी फोर्ट और मनरू में जो है कल्चर सेंटर और लाइब्रेरी का क़याम जो है अमल में लाया जा रहा है। इंतहाई खूबसूरत तरीके से लाइब्रेरी और कल्चर सेंटर जो है वो बनाया जा रहा है। यहाँ पर कदीमी जो तस्वीर हैं वो भी बनाई गई। तो नए डायरेक्टर जनरल कोई सुलेमान डेवलपमेंट अथॉरिटी बाबुर बशीर साहब ने आज विजिट किया है और खसूसी हिदायत भी जारी की हैं। मज़ीद उनसे जानते हैं कि इतनी बड़ी खूबसूरत लाइब्रेरी बन रही है तो इसका कब तक इसको इफ्तिताह होगा, कब तक ये पब्लिक के लिए खोल दी जाएगी। जी अली रज़ा, आपका शुक्रिया, आपका रोही चैनल का शुक्रिया, आप हमारी हौसला अफजाई कर रहे हैं, हमारे प्रोजेक्ट्स को लोगों को बता रहे हैं, लोगों में शऊर आ रहा है, जान रहे हैं। कोई भी हमारा सियासी मुकाम हो उसमें जो उसकी खूबसूरती और लोगों की इसमें उसके बारे में जानना बड़ा ज़रूरी होता है। हम चूँकि एक पुराने मुकाम पर हैं जिसकी एक तारीख़ है बरतानवी दौर से, तो यहाँ पे बलोच कल्चर, उसकी सकाफ़त, उनकी तहजीब, उसको उजागर करने के हवाले से हम यहाँ पे कुछ इक़दाम कर रहे हैं। ये अभी हमने आगाज़ में एक बलोच सकाफ़त जो है उसकी गैलरी हमने यहाँ पे तरतीब दी है। आप देख सकते हैं कि पुराने जो हमारे पास यहाँ पे इमेजेस थे उनको हमने रिस्टोर किया है। अब सेकंड फेज़ में हम इसमें यहाँ पे बुक्स और एक छोटे से डायरेक्ट्स लेकर एक खूबसूरत एक म्यूज़ियम की सूरत भी दे सकते हैं, ताकि हमारे जो आने वाले सियाह हैं उनके लिए तफरीह के साथ साथ यहाँ पे इल्मी मौके भी मौजूद हों और यहाँ पे एक बेहतर तरीके से हमारा जो बलोच कल्चर है उसकी तरवीज भी हो सके। जी अली मूसा रजा, बहुत शुक्रिया तफसीलात से आगाह करने के लिए।